हेलो स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्शन के रेट्स के साथ डील करते हैं और उसके मैकेनिज्म के साथ डील करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब ये रिएक्शन रेट्स का क्या मतलब है कि रिएक्शन जो है वो किस स्पीड के साथ प्रोसीड कर रही हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो काफ़ी इंस्टेंटेनियसली प्रोसीड करती हैं और कुछ एक स्लोली प्रोसीड करती है, तो उनके रेट को कैसे स्टडी किया जाता है और वो किस मैकेनिज्म पर काम करती हैं, उसे हम आज इसमें केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट इज द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट क्या होता है? वो स्पीड जिसके साथ रिएक्टेंट जो वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। When we talk about chemical reaction, it is a given fact that rate at which they occurs varies by a great deal। जब भी हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो वहाँ ये बात जरूर होती है उसके रिएक्शन रेट की। सम केमिकल रिएक्शंस आर नियरली इंस्टेंटेनियस, जो कि एकदम से फास्टली मूव करती हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर देती हैं। वाइल अदर यूजुअली टेक सम टाइम टू रीच द फाइनल इक्विलिब्रियम। वाइल कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो स्लोली प्रोसीड करती हैं और फाइनल इक्विलिब्रियम को रीच करने में टाइम लेती हैं। Therefore, the speed of reaction or the rate of reaction can be defined as the change in concentration of a reactant or product in unit time। इसलिए हम बोल सकते हैं कि speed of reaction या rate of reaction क्या होता है? चेंज इन concentration। किसकी concentration चेंज हो रही है? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में और किसी यूनिट टाइम में। टू बी मोर स्पेसिफिक, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, दो तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो है द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसमें डिक्रीज आएगा, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो नेचुरली जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। इसको हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन के साथ स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि आर क्या है, यहाँ रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है और पी यहाँ प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। 1 मोल रिएक्टेंट का है और 1 ही मोल प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है। इफ R1 एंड P1 आर कंसंट्रेशंस, किसकी? R और P की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हैं, एट टाइम, जब टाइम हमने T1 लिया है, और R2 और P2 हमने मान ली कंसंट्रेशन एट टाइम T2, तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो बराबर होगा T2 माइनस T1 के। तो जो डेल्टा R है, जो चेंज को बता रहा है, वो R2 माइनस R1 के बराबर हो गया, क्योंकि दो रिएक्शंस दिए हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है रिएक्शन प्रोसीड होने पर, तो यहाँ डेल्टा आर आ गया R2 माइनस R1 के बराबर और डेल्टा P आ गया P2 माइनस P1 के बराबर। यहाँ आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट दिख रही होगी एक्सप्रेशन में, जिसको यहाँ यूज़ किया गया है मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको रेट की टर्म में लिखना चाहें तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर किसके बराबर होता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि टाइम भी तो साथ में चेंज हो रहा है। तो क्योंकि डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन में, तो हम इसे लिखेंगे माइनस डेल्टा आर से। डेल्टा बताता है चेंज को और टाइम टेकन है डेल्टा टी, कितना टाइम चेंज हुआ। उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ प्लस के साइन से लिखा जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सिंस डेल्टा आर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, क्यों है नेगेटिव क्वांटिटी? एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की वो यहाँ डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ, ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में डिक्रीज करती है वैल्यू, तो 2 माइनस होंगे तो वो उसको प्लस बना देंगे। तो यहाँ दो इक्वेशन लिखनी है, हमने लिख ली है, इक्वेशन 1 और 2, एक है रिएक्टेंट के लिए और दूसरी है प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो रिएक्शन ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, जिसे हम आर और स्पेक्स में उसके ए बी लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यूनिट्स ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट कैसे निकाले जाते हैं,
ऊपर हमने दो तरह की इक्वेशन पढ़ी है यहाँ, उससे क्लियर होता है कि जो यूनिट हैं रेट के वो क्या होंगे, कंसंट्रेशन पर टाइम। यानी कि अगर एग्जांपल ले लें हम कि कोई कंसंट्रेशन है जो किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की वो है मोल पर लीटर में, और टाइम जो वो सेकंड में है, तो जो उसके यूनिट होंगे वो क्या होंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन आ गई क्योंकि टाइम नीचे है तो पर सेकंड, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड। हाउएवर अगर गैसेस रिएक्शन हो तो क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, अगर पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखें तो जो यूनिट है रेट इक्वेशन के वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस। एवरेज रेट को हम यूज़ नहीं कर सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसी रिएक्शन का निकालना है किसी इंस्टेंट पर, तो हम एवरेज रेट का यूज़ नहीं कर सकते, एज इट वुड बी कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो वो कांस्टेंट रहती है किसी टाइम इंटरवल के लिए जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है। सो टू एक्सप्रेस द रेट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। जब हम स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल को लेते हैं dt, दैट इज़ व्हेन डेल्टा टी जो वो अप्रोच कर रहा होता है जीरो को। हैंस मैथमेटिकली फॉर एन इनफाइनेटेसिमली स्मॉल dt, इंस्टेंटेनियस रेट इज गिवन बाय आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट में डिक्रीज और प्रोडक्ट में इंक्रीज। अगर डेल्टा टी जो वो जीरो को टेंड कर जाए तो आर इंस्टेंटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के, और वो फर्दर इक्वल है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही तो बन रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, सच है जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कितना लिया आपने, अगर हम गैसेस का केस ले तो वहाँ प्रेशर की बात होती है, टेम्परेचर का क्या रोल है उसमें, और कैटलिस्ट का क्या रोल है। ये तीन फैक्टर हैं मेन जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया जाता है, जिसको हम चैप्टर में बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आज जो यहाँ स्टडी करने वाले हैं वो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, सिर्फ हम कंसंट्रेशन की ही बात करेंगे। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर may depend on the concentration of one or more reactant and product। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को, उसे हम बोलते हैं रेट लो। ये आपने ध्यान में रखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेट इक्वेशन भी बोलते हैं इसे हम, और रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो हम इसे अब ड्राइव भी करेंगे, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। रेट ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट जो रिएक्शन का वो डिक्रीज करता है, कैसे, विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। कन्वर्सली हम बोल सकते हैं रेट्स जनरली इंक्रीजेज। कब इंक्रीज करता है, व्हेन रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं। इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी बी टेंड्स टू, जो बना रहे हैं फॉर्मेशन हो रही है सी सी प्लस डी डी। यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी दिख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जो उसके साथ मॉलिक्यूल जो मल्टीप्लाई कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। अगर हम रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट एक्सप्रेशन अभी आपने पढ़ा कि डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की बात करें यहाँ वो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, बाकी तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में रिएक्टेंट को लिखेंगे और उनकी पावर में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि कंसंट्रेशन ब्रैकेट ऑफ ए और उसकी पावर में x, कंसंट्रेशन ब्रैकेट बी और उसकी पावर में y। वेयर एक्सपोनेंट x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक, हो भी सकते हैं इक्वल और नहीं भी हो सकते हैं। तो अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है कि जब डायरेक्टिव क्वेश्चन का साइन हटाया जाता है तो उसकी जगह कुछ कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ हम k का यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, तो रेट किसके बराबर आ गया, K इंटू ए रेज टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ब्रैकेट ऑफ बी रेज टू पावर बाय, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी हमने पढ़ा कि जो रेट है उसे हम माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि मेनली डिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के ऊपर, तो वो किसके बराबर, K कंसंट्रेशन ब्रैकेट ऑफ ए रेज टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ब्रैकेट ऑफ बी रेज टू पावर बाय, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। सो दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये जो इक्वेशन थर्ड आई है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और जहाँ K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं जिसे हम। द इक्वेशन वन जो सबसे ऊपर लिखी है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर बाय, विच रिलेट्स था, किसको रिलेट कर रही है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिलेट कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, उसे हम बोलते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। तो एक डेफिनेशन हमारे पास रेट लॉ की और बन गई है। दस रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन, रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, जिसमें हर टर्म की एक पावर होती है, विच मे और मे नॉट बी सेम, जो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड का NO 2NO, और उसमें जब हम ऑक्सीजन, दोनों गैसेस फेज में है तो फॉर्मेशन हो रही है 2NO2, ठीक है, गैसेस फेज में। तो अगर हम यहाँ रेट इक्वेशन की बात करें इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंट्स, तो रेट आ गया K इंटू NO, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन यहाँ 2 है वो पावर में चला जाएगा, O2 जो दूसरा रिएक्टेंट है उसमें तो है नहीं, तो O2 वैसे का वैसा आ जाएगा। और अगर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें रेट एक्सप्रेशन की, तो अभी आपने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के ऊपर, और डिफरेंशियल फॉर्म में माइनस डी आर अपॉन डी टी लिखा जाता है, और जो कि इक्वल है K NO की पावर में 2 कंसंट्रेशन ब्रैकेट में और O2 इन कंसंट्रेशन ब्रैकेट। तो ये सारा जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आज हमने कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर लिया। उसके अलावा हमने यहाँ रेट लॉ को कैसे निकाला जाता है किसी केमिकल इक्वेशन के रेट को, उसको स्टडी किया, और कुछ एक फैक्टर जिनके ऊपर डिपेंडेंट होती है रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें से एक फैक्टर हमने स्टडी कर लिया है। तो कल हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है डिफरेंट रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनके यूनिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो हम अगले हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।